अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। माई सेल्फ सुदैस अहमद। तो आज हम डिस्कस करते हैं अपने नर्सिंग के एक सब्जेक्ट का जिसको पैथोफिजियोलॉजी कहा जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि पैथोफिजियोलॉजी क्या है। ठीक है। Objectives. At the end of this session, the student will be able to define pathology and pathophysiology. इस सेशन के पढ़ने के बाद स्टूडेंट इस काबिल हो जाएंगे कि वो पैथोलॉजी को डिफाइन कर सके और पैथोफिजियोलॉजी को डिफाइन कर सके। ठीक है। डिफरेंशिएट अमॉन्ग पैथोफिजियोलॉजी एंड अदर बायोमेडिकल साइंसेस। अदर बायोमेडिकल साइंसेस और पैथोफिजियोलॉजी के दरमियान जो फ़र्क है उसको वाज़ेह करें। ठीक है। डिस्कस द बेसिक कंसेप्ट ऑफ डिजीज़ एंड इट्स डेवलपमेंट ऑफ। बेसिक कंसेप्ट ऑफ डिजीज़ इसमें हम डिस्कस करेंगे और किसी डिजीज़ की डेवलपमेंट कैसे होती है। ठीक है, उसमें हम पढ़ते हैं। ब्राइटली डिस्कस ईच ऑफ द 5 कंपोनेंट ऑफ डिजीज प्रोसेसेस। और डिजीज प्रोसेसेस की जो 5 कंपोनेंट है वो आगे हम पढ़ते हैं कि वो क्या है। ठीक है। प्रिवेलेंस क्या है, एटियोलॉजी क्या है, पैथोजेनेसिस क्या है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, आउटकम क्या है और इसके। ठीक है। हाँ, पैथोलॉजी। द वर्ड पैथोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड पैथोस मीन फीलिंग और सफरिंग एंड लॉजी मीन द स्टडी ऑफ। पैथोलॉजी जो है ना वो एक ग्रीक वर्ड है जो जिसकी पैथोस की मानी है फीलिंग और सफरिंग। फीलिंग और सफरिंग को हम उर्दू में क्या कहते हैं? फीलिंग की मानी है महसूस करना और सफरिंग की मानी है तकलीफ। ठीक है। तकलीफ महसूस करने की जिसमें हम तकलीफ कैसे होती है और उसको हम महसूस कैसे करते हैं। ठीक है। एंड लॉजी मीन द स्टडी ऑफ, उसकी तकलीफ कैसे में वो तकलीफ हमें कैसे महसूस होती है उसकी स्टडी हम कैसे करते हैं? हम पैथोलॉजी में करते हैं। ठीक है। हाँ, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डिजीज इज कॉल्ड पैथोलॉजी। और साइंटिफिक स्टडी ऑफ डिजीज को हम कहते हैं डिजीज के ओरिजिनेशन को और इसके काजेज उसकी टॉक्सिसिटी को स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं? हम पैथोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है। पैथोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन चेंज इन सेल टिश्यू एंड ऑर्गन ऑफ द बॉडी दैट आर caused by a disease. पैथोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन चेंज इन सेल टिश्यू एंड ऑर्गन ऑफ द बॉडी। हाँ, उस डिजीज़ की वजह से जब किसी ऑर्गन की स्ट्रक्चर किसी ऑर्गन के, किसी टिश्यू की, किसी सेल की स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में चेंज आ जाता है तो वो हम किस में स्टडी करते हैं? वो हम पैथोलॉजी में स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे साथ हाइपरट्रोफी हो गया है, एट्रोफी हो गया है, हाइपरप्लेजिया हो गया है, ट्यूमर वगैरह बन गया है तो हम किस में स्टडी कर? स्ट्रक्चर चेंज आया है, फंक्शनल चेंज आया है। जब उसका फंक्शन नॉर्मल से नॉर्मल हो जाता है तो वो हम किस चीज़ में स्टडी करते हैं? इसका खुलासा ये है कि हमारे साथ जो है ना सेल, टिश्यू और ऑर्गन के एबनॉर्मेलिटी को या ठीक है उसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन चेंज में, स्ट्रक्चर मतलब फंक्शन मीन एबनॉर्मल फंक्शन को स्टडी करने को, और इसमें क्या है और एक ये है कि स्ट्रक्चर चेंज है। तो स्ट्रक्चर चेंज में हम क्या स्टडी करते हैं? स्ट्रक्चर चेंज में उसकी मतलब फॉर एग्जांपल इसमें हाइपरप्लेजिया हो गया है, एट्रोफी वगैरह हो गया है तो हम किस में स्टडी करते हैं? वो हम पैथोलॉजी में स्टडी करते हैं। बाय डेट काज और काज बाय डिजीज़, जो उस डिजीज़ की वजह से, जो उस क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से क्या हो गया है उसमें वो चेंजिंग आ गई है तो हम वो किस में स्टडी करते हैं? वो हम पैथोलॉजी में स्टडी करते हैं। ठीक है। हाँ, फिजियोलॉजी डील विद फंक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। फिजियोलॉजी में हम क्या करते हैं? फिजियोलॉजी असल के में ये बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसमें हम नॉर्मल फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं? एंड देयर पार्ट्स। ठीक है, नॉर्मल फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी को क्या करते हैं? पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल हम वो बॉडी नॉर्मल फंक्शन कर रहे हैं तो हम क्या किस में स्टडी करते हैं? वो हम फिजियोलॉजी में स्टडी करते हैं। और अब उसमें कोई डिजीज़ वगैरह होती है, ठीक है, तो हम किस में स्टडी करते हैं? वो हम पैथोलॉजी में स्टडी करती है। तो फिजियोलॉजी में ये हम ये स्टडी कर रही है कि कोई ऑर्गेनिज्म या ऑर्गन सिस्टम, इंडिविजुअल ऑर्गन, सेल एंड बायोमेडिकल केमिकल फंक्शन में क्या होता है? कोई चेंज वगैरह तो नहीं आया है तो हम क्या किस में स्टडी करते हैं? वो हम फिजियोलॉजी में स्टडी करते हैं। ठीक है। पैथोलॉजी, और पैथोलॉजी में हम ये बायोमेडिकल साइंस के इन्वॉल्व द स्टडी एंड डायग्नोसिस ऑफ ए डिजीज़। ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं? डायग्नोसिस वगैरह भी करते हैं। तो चलो आगे पढ़ते हैं। The term combine the word pathology and physiology. अब पैथोफिजियोलॉजी क्या है? ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी क्या है? The term combine the word pathology and physiology. Thus pathophysiology deal not only with the cellular organ change that occur in disease, but depict and teach on total body function. ठीक है, अब पैथोफिजियोलॉजी क्या है?
पैथोफिजियोलॉजी में ये कहा रहे है कि द टर्म कंबाइन द वर्ड पैथोलॉजी एंड फिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी का जो लफ्ज़ है वो पैथोलॉजी और फिजियोलॉजी से मिलकर बना हुआ है, ठीक है न। पैथोफिजियोलॉजी में हम ये सिर्फ स्टडी नहीं कर सकते कि वो जो डिजीज़ की वजह से जब इसमें सेलुलर चेंज आया है या आर्गन में चेंज हुआ है या टिश्यू में चेंज हुआ है, ये तो सिर्फ हम पैथोलॉजी में पढ़ते हैं। उस डिजीज़ की वजह से जब सेलुलर या आर्गन या उस टिश्यू में चेंज हुआ है, ये सिर्फ हम पैथोलॉजी पढ़ते हैं। लेकिन उस चेंजिंग की वजह से जब हमारे अदर बॉडी फंक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो वह हम पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ते हैं कि उस चेंजिंग की वजह से, उस डिज़ीज़ की वजह से हमारे बॉडी के अदर पार्ट्स पे, अदर आर्गन पे क्या इफेक्ट आया है, तो हम क्या करते हैं, और हमारे बॉडी के अदर बॉडी फंक्शन पे क्या इफेक्ट आया है, तो हम पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी आल्सो फोकस ऑन द मैकेनिज्म ऑफ अंडरलाइंग डिजीज एंड प्रोवाइड द बैकग्राउंड फॉर प्रिवेंटिव एल्वेस थेरापेटिक हेल्थ केयर मेजर्स एंड फैक्टर्स। पैथोफिजियोलॉजी इसके साथ चेंजिंग के साथ, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ अंडरलाइंग डिजीज एंड प्रोवाइड द बैकग्राउंड फॉर प्रिवेंटिव, और उसके साथ हम ये भी पढ़ते हैं कि उस बीमारी से उसके बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से आया है, ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है, ठीक है, और उसका प्रिवेंटिव एल्वेज थेरापेटिक हेल्थ केयर मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस, ठीक है, उससे हम बच कैसे सकते हैं, थेरापेटिक हेल्थ केयर उसका इलाज हम कैसे कर सकते हैं, मेजर एंड प्रैक्टिस, उसमें हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि उसका हम इलाज कैसे करते हैं, और उसका थेरापेटिक मतलब इसका इलाज क्या है, ठीक है, और इससे हम बच कैसे सकते हैं। पैथोफिजियोलॉजी में हम वो डिजीज़ के साथ, उसके काज एंड मैकेनिज्म के साथ हम ये भी पढ़ते हैं कि उसका इलाज क्या है, ठीक है। An alternative definition is the study of the biological and physical manifestation of International definition is the study of the biological and physical manifestation of a disease and the correlative underlying abnormalities and physiological disturbance। हाँ, तो ये क्या है, ये पैथोफिजियोलॉजी का क्या है, दूसरा डिफिनेशन है कि द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल एंड फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ ए डिजीज एंड द correlative underlying abnormalities, जिसमें हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल एंड फिजिकल मैनिफेस्टेशन। फिजिकल मैनिफेस्टेशन मतलब अलामत वगैरह, इसकी साइन क्या है, इसके सिम्टम क्या है, उस डिजीज़ के क्या है, उसके साइन एंड सिम्टम क्या है, एंड द कोरिलेट विद अंडरलाइंग एबनॉर्मलिटीज एंड फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, और उस डिजीज़ की वजह से हमारी फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस क्या हो गया, उससे हमारे नॉर्मल फंक्शन पर क्या इफेक्ट हुआ है, ठीक है। हाँ, अब हम पढ़ते हैं माइक्रोबायोलॉजी। फ्रॉम ग्रीक माइक्रोस मीन स्मॉल, बायोस मीन लाइफ एंड लॉजी मीन स्टडी, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी हमारे साथ एक ग्रीक वर्ड है जिसकी माइक्रोस की माने है स्मॉल, एंड बायोस मीन लाइफ एंड लॉजी मीन स्टडी। तो स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, द स्टडी ऑफ स्मॉल ऑर्गेनिज्म, द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म विच आर डिफाइंड एज एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज ईदर ए सिंगल सेल। हाँ, स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म इसको इसलिए कहा जाता है कि इसको हम अपने नेकेड आई से जो है वो हम नहीं देख सकते, जिसको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं। डिफाइन एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म डेट इज ईदर ए सिंगल सेल, जिसमें क्या है, जिस एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनी लिविंग वो ऑर्गेनिज्म जिसमें इधर ए सिंगल सेल, जिसमें वो क्या, चाहे वो यूनिसेलुलर हो, एसेल क्लस्टर मीन मल्टीसेलुलर हो, और हैज़ नो सेल एट ऑल, चाहे वो क्या हो, एसेलुलर हो। दिस इंक्लूड इकार्डियोट्स सच एज फंजाई एंड प्रोकार्डियोट्स, ठीक है। इकार्डियोट्स मतलब जिसमें न्यूक्लियस मौजूद होता है, प्रोकार्डियोट्स जिसमें न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट होता है। वायरस एंड प्रियांस थ्रू नॉट स्ट्रिक्टली क्लास एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर आल्सो स्टडी। वायरस और प्रियांस जो हमारे साथ है ना, उसको हम ना जो लिविंग कहते हैं, ना लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ना नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं, क्योंकि वो इसके दरमियान में है। और वायरस अब तो आप जानते हैं कि एंड प्रियांस का है, प्रियांस हमारे साथ मिसफोल्डेड प्रोटीन है, मिसफोल्डेड इन्फेक्शन प्रोटीन है, जो हमारे साथ क्या करते हैं, इन्फेक्शन वगैरह काज करते हैं, ठीक है। हाँ, माइक्रोबायोलॉजी इस ब्रॉड टर्म विच इंक्लूड वायरोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी हमारे साथ एक ब्रॉड टर्म है जो सब के लिए यूज़ होता है, जिसमें क्या आता है, वायरोलॉजी करते हैं द स्टडी ऑफ वायरस, माइकोलॉजी द स्टडी ऑफ फंजाई, एंड पैरासिटोलॉजी द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स, बैक्टीरियोलॉजी द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, इम्यूनोलॉजी द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम मतलब हाइपर सेंसिटिविटी वगैरह क्या पढ़ते हैं, ठीक है। एंड अदर ब्रांचेस, माइक्रोबायोलॉजी डील विद आइसोलेशन आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्फेक्शन एजेंट सच एज बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई एंड पैरासाइट एंड डेड काज डिजीज। माइक्रोबायोलॉजी हम वही पढ़ते हैं, इसको हम आइसोलेट करते हैं और इसके आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि ये इन्फेक्शन एजेंट है, ये हमारे बॉडी में जो इन्फेक्शन
एजेंट आया है या कोई इन्फेक्शन कैश किया है, वो किसने काज किया है, वो बैक्टीरिया ने काज किया है, वायरस ने काज किया है, फंजाई ने काज किया है या किसी पैरासाइट ने काज किया है। ठीक है, तो इस हम डिफरेंट माइक्रोबायोलॉजी में हम उसके डिफरेंट पढ़ते हैं कि ये इन्फेक्शन वगैरह जो है ना, या ये पैरासाइट जो है, या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, या क्या ये बैक्टीरिया है, वायरस है या पंजाई है। ठीक है, स्पेसिमेन सच एज यूरिन, पीसेस एंड स्वैब आर एग्जामाइंड टू आइडेंटिफाई पैथोजन टू सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट। स्पेसिमेंस का मतलब ये है जिसमें हम क्या करते हैं, सिंपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम यूरिन से सिंपल लेते हैं लेबोरेटरी टेस्ट के लिए, पीसेस सिंपल लेते हैं, और स्वैब एग्जामाइंड टू आइडेंटिफाई पैथोजन टू सेलेक्ट अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट, जिसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपल लेते हैं। और उसके लिए हम माइक्रोबायोलॉजी में हम ये स्टडी करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने एक सिंपल लिया है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे, टू आइडेंटिफाई पैथोजन टू सेलेक्ट अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट। पीछे स्वाब वगैरह जाते हैं, फॉर एग्जांपल कोविड वगैरह के लिए हम स्वाब वगैरह लेते हैं, तो इसमें हम एग्जामाइन करते हैं आइडेंटिफाई पैथोजन टू सेलेक्ट अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट, और उसके लिए हम मुनासिब ट्रीटमेंट वगैरह क्या करते हैं, चुनते हैं। ठीक है, हेमाटोलॉजी क्या है? हेमाटोलॉजी क्या है? फ्रॉम द ग्रीक वर्ड हेमा मीन ब्लड्स एंड लॉजी मीन स्टडी। हेमाटोलॉजी हमारे साथ ग्रीक वर्ड्स है जिसके हेमा की मानी है ब्लड एंड लॉजी मीन स्टडी, तो स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हेमाटोलॉजी। Hematology is the branch of medical sciences that is concerned with the study of blood, the blood forming organs and blood disease। तो हेमाटोलॉजी में हम स्टडी ऑफ ब्लड करते हैं कि ब्लड क्या है। ठीक है, ब्लड की स्टडी करते हैं। ब्लड फॉर्मिंग आर्गन, ब्लड फॉर्मिंग आर्गन कौन कौन से हैं? बोन पेमर है, पेल्विक बोन है, ब्रेस्ट बोन है, बोन ऑफ स्पाइन वगैरह, हम इसमें स्टडी करते हैं कि ब्लड वगैरह कैसे बनाते हैं, और इसमें कोई एबनॉर्मलिटी वगैरह तो नहीं आई है। ठीक है, and the laboratory work that goes to the study of blood frequently performed by medical technology to identify pathogenic agent which cause the disease। और हम क्या करते हैं, ब्लड वगैरह के सिंपल लेते हैं, यूरिन वगैरह की तरह ब्लड की सिंपल भी लेते हैं, और उसको हम स्टडी करते हैं कि क्योंकि उसमें कोई इन्फेक्शन एजेंट तो नहीं है जिसकी वजह से हमें कोई बीमारी काज हो सकती है। ठीक है, इम्यूनोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट कवर द स्टडी ऑफ द ऑल एस्पेक्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम इन ऑल ऑर्गेनिजम्स। हाँ, द ब्रांच, ये माइक्रोबायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ द इम्यून सिस्टम इन ऑल ऑर्गेनिज्म। ऐसे हम इम्यून सिस्टम स्टडी करते हैं ऑल ऑर्गेनिज्म में। ऑल ऑर्गेनिज्म की जो डिफेंस सिस्टम है वो हम इसमें क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, इट डील विद द फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग ऑफ द इम्यून सिस्टम इंस्टेड ऑफ बोथ हेल्थ एंड डिजीज़। हाँ, इसमें हम क्या पढ़ते हैं, इसमें हम ये पढ़ते हैं कि जो हमारे बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है वो क्या है, हेल्थ के दौरान क्या है, इन द स्टेट ऑफ बोथ हेल्थ एंड डिजीज़। हमारे साथ इन्फेक्शन से पहले जो नॉर्मल बॉडी फंक्शन है उसमें हमारे इम्यून सिस्टम कैसा है। हम इम्यून सिस्टम की स्टडी करते हैं बोथ हेल्थ एंड डिजीज़ में, क्योंकि बीमारी से पहले और बीमारी के बाद जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो कैसा है, और डिजीज़ के बाद हमारा इम्यून सिस्टम कैसा है, उसमें हम ये स्टडी करते हैं। एबनॉर्मलिटीज में द रिजल्ट ऑफ ईदर अंडर एक्टिविटी, इम्यूनोडिफिशियंसी और ओवर एक्टिविटी। एबनॉर्मलिटी में हम कैसे है, फॉर एग्जांपल इम्यूनोडिफिशियंसी आते हैं। इम्यूनोडिफिशियंसी में ये होता है कि हमारे बॉडी में जो कोई भी, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, नॉर्मल फ्लोरा वगैरह है, तो हमारे बॉडी में जब इम्यूनोडिफिशियंसी हो जाता है तो वो भी हमारे बॉडी में क्या इन्फेक्शन वगैरह काज कर सकते हैं। और ऑटो इम्यूनिटी एंड एलर्जी, और वो क्या थे, वो अपने जो इसका नॉर्मल फंक्शन है वो इससे ज़्यादा हो जाता है। इसमें ऑटो इम्यूनिटी या हाइपर सेंसिटिविटी में ये होता है कि बॉडी अपनी ही किसी नॉर्मल फोरेजन पार्टिकल को क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल इसमें अनडिज़ायरेबल रिएक्शन प्रोड्यूस नॉर्मल इम्यून सिस्टम होता है। फॉर एग्जांपल हमारे साथ जो है ना, अनडिज़ायरेबल रिएक्शन प्रोड्यूस नॉर्मल इम्यून सिस्टम। हमारे नॉर्मल इम्यून सिस्टम जो होता है वो क्या है, ऑटो इम्यूनिटी में चला जाता है, वो हाइपर इम्यूनिटी में चला जाता है। ठीक है, एंड द जनरल इम्यून सिस्टम इंटरैक्ट विद पैथोजेनिक माइक्रोब्स। जनरली नॉर्मली जो है ना वो इम्यून सिस्टम हमारे साथ इंटरैक्ट क्या करते हैं, पैथोजेनिक माइक्रोब्स का माइक्रोब्स आते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे बाहर से जब कोई एंटीजन वगैरह आते हैं तो इसके लिए बॉडी क्या करती है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है। ठीक है, हाँ, हेल्थ क्या है, हेल्थ इन 1948 द परमिएबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन हेल्थ एज ए। हाँ, 1948 में परमिएबल कॉन्स्टिट्यूशन है, ये एक इदारा है जो हमारे साथ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से, ठीक है, जो स्विट्ज़रलैंड में है। ठीक है, उसके ने हेल्थ का ऐसे डिफाइन किया है कि द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग एंड नॉट merely द एब्सेंस ऑफ डिजीज। कि सेहत क्या है, सेहत क्या है, स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, जिसमें इंसान फिजिकली तौर पर कंप्लीट क्या हो, वो
अच्छा हो, ठीक है। मेंटली एंड सोशल वेल बीइंग नॉट merely the absence of disease, उसमें क्या हो, फिजिकली भी अच्छा हो, मेंटली भी अच्छा हो, सोशल बीइंग भी उसके लाइफ वगैरह भी अच्छी तरह गुजरी हो, एंड नॉट merely the absence of disease and infirmity, और उसमें कोई डिजीज़ वगैरह क्या हो, वो विदाउट ईज हो, ठीक है। उसमें कोई एब्सेंस ऑफ डिजीज़ ना हो, उसका सेहत क्या हो, बरकरार हो, एंड इन्फर्मिटी, और उसमें कोई कमज़ोरी वगैरह भी ना हो, क्योंकि कमज़ोरी ये सब उसमें ना हो, इसमें एक की भी कमी हो तो उसको हम हेल्थ नहीं कह सकते, ठीक है। हाँ, अब डिजीज़ क्या है, डिजीज़ हैज़ बीन डिफाइंड एज ए इंटरप्शन, सिसेशन और डिसऑर्डर ऑफ बॉडी सिस्टम। डिजीज़ क्या है, डिजीज़ क्या है, इंटरप्शन मीन रुकावट क्या है, तो सिसेशन में हमारे सिसेशन हमारे जो नॉर्मल फंक्शन है उसमें कोई रुकावट आता है, ठीक है। Disorder of a body system or organ structure that is characterized usually by recognized etiologic agents, ठीक है। तो उसमें ये होता है डिसऑर्डर ऑफ द बॉडी सिस्टम और ऑर्गन स्ट्रक्चर दैट इज करेक्टराइज यूजुअली बाय रिकॉग्नाइज एटियोलॉजिक एजेंट, जो एक स्पेसिफिक काजिक एजेंट से क्या होता है, वो काज होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम बॉडी से बाहर से कोई पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म आया है तो इसने हमारे हेल्थ को डिस्टर्ब करके हमारे सिचुएशन में रुकावट पैदा करके उसने क्या कर रहा है, हमारी बॉडी में क्या है, डिजीज़ पैदा कर रहा है। एटियोलॉजिक एंड मतलब क्या है, जिसकी वजह से वो डिजीज़ पैदा हो, हेल्थ से कन्वर्ट करके डिजीज़ में चला गया हो, ठीक है। An identifiable group of sign and symptom are consistent anatomic alternation. Anatomic alternation जो उसके फंक्शन में क्या हो, जो उसके नॉर्मल स्ट्रक्चर में क्या हो, चेंज आया हो, और साइन एंड सिम्टम आर कंसिस्टेंट। आइडेंटिफाइबल ग्रुप ऑफ साइन एंड सिम्टम जो इसके क्या हो, फॉर एग्जांपल पैथोजेनिक बैक्टीरिया वगैरह, वायरस वगैरह आए हुए तो उसमें क्या है, एक स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम होगी, ठीक है। द एस्पेक्ट ऑफ दिस डिजीज प्रोसेस इंक्लूड एटियोलॉजी, पैथोजेनेसिस, मॉर्फोलॉजिक चेंज, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोसिस एंड क्लिनिकल कोर्स क्या है, ठीक है। और डिजीज़ प्रोसेस में हम ये पढ़ते हैं कि उसकी एटियोलॉजी क्या है, उसकी काजेज क्या है, वो डिजीज़ किस वजह से काज हुआ है, पैथोजेनेसिस क्या है, ठीक है। पैथोजेनेसिस हमारे साथ है प्रोसेस विच डिजीज आर डिसऑर्डर डेवलप, वो प्रोसेस जिससे कोई डिसऑर्डर या कोई डिजीज़ वगैरह क्या हो, हमारे साथ क्या हो, डेवलप हो, ठीक है। अब इसके मॉर्फोलॉजिक चेंज क्या हो, इसने हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर में क्या चेंज लेके आया है, ठीक है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, उसके साइन और सिम्टम क्या है, उसकी डायग्नोसिस क्या है, उसके लिए हम उसकी तशखीस हम कैसे करेंगे, ठीक है। एंड इसका क्लिनिकल कोर्स क्या है। क्लिनिकल कोर्स का मतलब ये है कि वो डिजीज़ जो है ना, वो कब एक्यूट होगा, वो कब सब एक्यूट होगा, वो कब क्रोनिक हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब एटियोलॉजी क्या है, एटियोलॉजी क्या है, द वर्ड इज derived फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एटियोलॉजिया गिविंग ए रीजन फॉर द स्टडी ऑफ द काजेशन और ओरिजिनेशन ऑफ ए डिजीज, ठीक है। तो एटियोलॉजी में हम ये पढ़ते हैं कि हमारे बॉडी में जो डिजीज़ पैदा हुआ है वो उसकी काजेशन क्या है, उसकी ओरिजिनेशन क्या है, मतलब वो किस चीज़ से पैदा हुआ है, वो किस चीज़ की इफेक्ट से पैदा हुआ है, वो क्या बैक्टीरिया से हो गया है, या कोई फिजिकली हो गया है, या कोई केमिकल की वजह से हो गया, या कोई न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज की वजह से हमारे बॉडी में हुआ है, ठीक है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एटियोलॉजी, ये क्या है, जेनेटिकल एटियोलॉजी है, एक एक्वायर्ड एटियोलॉजी है। जेनेटिकल क्या है, ड्यू टू द एब्नॉर्मेलिटीज ऑफ ए क्रोमोसोम कॉल म्यूटेशन और डिफेक्ट इन जीन्स। फॉर एग्जांपल, जेनेटिकल वो होता है जब हमारे क्रोमोसोम में क्या है, सीक्वेंस, हमारे क्रोमोसोम की सीक्वेंस में चेंज आ जाए किसी इन्फेक्शन की वजह से या किसी म्यूटेशंस की वजह से, जब हमारे जीन की सीक्वेंस में चेंज आ जाए तो इसकी वजह से क्या कास होता है, जेनेटिकल कास हो जाता है। जेनेटिकल एटियोलॉजी उसको हम कहते हैं। और दूसरे क्या, एक्वायर्ड में भी काज बाय, एक्वायर्ड जो है, जो हमारी बॉडी जो कंजेनाइटल नहीं होता है, वो क्या होता है, वायरस की तरफ से आता है और हमारी बॉडी में क्या होता है, इन्फेक्शन वगैरह काज करता है। तो एक्वायर्ड में हमारे साथ आता है बायोलॉजिकल एजेंट, बायोलॉजिकल एजेंट मतलब एजी बैक्टीरिया, वायरस, प्रियंस वगैरह, ठीक है। फिजिकल एजेंट में क्या आता है, फिजिकल एजेंट में हमारे साथ क्या आता है, ट्रामा वगैरह आता है, इंजरी वगैरह आता है, बर्न्स वगैरह आते हैं, या रेडिएशन वगैरह मतलब रेज एक्सरेज वगैरह से क्या होता है, हमारे बॉडी को क्या होता है, डिपिक्ट करते हैं। केमिकल पॉइजन वगैरह से, केमिकल पॉइजन मतलब जहरीली केमिकल की वजह से, फॉर एग्जांपल पॉइजन्स की वजह से या अल्कोहल तेज़ाब की वजह से, ठीक है। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी या न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, मान न्यूट्रिशन की वजह से हमारे बॉडी में जो डिजीज़ वगैरह है, जो कोई इन्फॉर्मेटी वगैरह है वो पैदा हुआ है, वो क्या है, वो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की वजह से है। तो माल न्यूट्रिशन दोनों में आता है, या किसी मतलब न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से, या किसी न्यूट्रिएंट्स की ज़्यादा बढ़ने की वजह से। एबनॉर्मल इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस, abnormal immunological reaction,
एबनॉर्मल इम्यूनोकोलॉजिकल रिएक्शन में इम्यूनोडिफिशियंसी हमारे साथ आता है, ऑटो इम्यूनिटी आता है, हाइपर सेंसिटिविटी वगैरह आता है। ठीक है, एबनॉर्मल। और अब क्या है फिजियोलॉजिकल पिक्चर। फिजियोलॉजिकल पिक्चर मीन हमारे सोच विचार की वजह से क्या होता है, फिजियोलॉजिकल की वजह से हमारे साथ जो कंजेशन हुए वो क्या है। हाँ, अब रिस्पेक्टर पढ़ते हैं इसके। अब रिस्पेक्टर इसके क्या है, द मल्टीपल फैक्टर दैट प्रीडिस्पोज टू ए पर्टिकुलर डिजीज आफ्टर आर रिफर टू एज रिस्पेक्टर। रिस्पेक्टर उसको कहता है जस्ट समथिंग दैट इंक्रीज द पर्सन चांस टू डेवलपिंग ए डिजीज। इसका मतलब ये है कि वो चीज़ें जो क्या करते हैं, जो चांस जो सबसे ज़्यादा पैथोजेनिक को वो हास पैदा करते हैं, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को वो हास पैदा करते हैं, या कोई और वजह से। फॉर एग्जांपल हमारे साथ क्या है, स्मोकिंग है। स्मोकिंग क्या करता है, रिस्पेक्टर क्या है, कैंसर है। ठीक है, तो स्मोकिंग की वजह से क्या है, वो हमें ज़्यादा चांस पैदा करते हैं कैंसर के लिए। फॉर एग्जांपल ओबिसिटी है। ओबिसिटी हमारे साथ क्या करती है, वो हमारे साथ डायबिटीज़ पैदा करते हैं। ठीक है, ओबिसिटी से ज़्यादा होने की ओबिसिटी क्या है, रिस्पेक्टर है क्या है, डायबिटीज़ का। ठीक है, अब कंजेनाइटल कंडीशन क्या है, कंजेनाइटल कंडीशन depict that are present at the birth, although that may be not evident until later in the life. Congenital condition are depict that are present in the birth, although they may not evident to until later in the life. तो कंजेनाइटल कंडीशन हमारे साथ वो हो जाते हैं जो प्रेजेंट एट बर्थ, ऑल्दो दे माइट नॉट बी एविडेंट अंटिल लेटर इन लाइफ। जो पैदा होते वक्त जो हमारी बॉडी में जो कोई एब्नॉर्मलिटी वगैरह होती है या कोई डिजीज वगैरह होता है तो उसको हम कंजेनाइटल कंडीशन कहते हैं। कंजेनाइटल कंडीशन में बी काज्ड बाय जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस or environmental infection, e.g. viral infection in the mother and maternal drug use, irradiation or intrauterine clothing or combination of genetic and environmental factor. Congenital condition में भी caused by genetic influences, for example chromosomal change आया है या कोई DNA sequence वगैरह में क्या है चेंज आया है। environmental factors, एग्जाम्पल स्मोकिंग वगैरह से क्या होता है, congenital condition आता है। वायरल इन्फेक्शन इन द मदर, फॉर एग्जांपल कोई प्लेसेंटा के थ्रू कोई वायरस वगैरह या बैक्टीरिया वगैरह क्या होता है फेटस में दाखिल होता है। मेटरनल ड्रग यूजेस जो प्रेगनेंसी के दौरान यूज़ करती है। रेडिएशन आर इंट्रा यूट्राइन क्लोडिंग और कम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। क्या है इंट्रा यूट्राइन क्लोडिंग, मतलब इंट्रा यूट्राइन क्लोडिंग उसका कहते हैं जब इंट्रायूट्राइन क्लोडिंग वगैरह क्या होता है, ये लेट गेस्टेशन की वजह से होता है, जिससे बड़ी जो फिटस का पोजीशन है वो कभी ना कभी चेंज हो जाता है। ठीक है, एंड द क्या बोलते हैं हम कम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर। कम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक और दोनों या एनवायरमेंटल फैक्टर, स्मोकिंग या जेनेटिक फैक्टर दोनों के कम्बिनेशन की वजह से कंजेनिटल कंडीशन पैदा हो सकता है। ठीक है, अब पैथोजेनेसिस क्या है, पैथोजेनेसिस इज द सीक्वेंस ऑफ सेलुलर एंड टिश्यू इवेंट दैट टेक प्लेस फ्रॉम द टाइम ऑफ इनिशियल कांटेक्ट ऑन एंटाइलॉजिक एजेंट अंटिल द अल्टीमेट एक्सप्रेशन ऑफ ए डिजीज। पैथोजेनेसिस में हम ये सीक्वेंस पढ़ते हैं कि सेलुलर एंड टिश्यू की इवेंट्स जिससे वो पहली दफ़ा किसी सेल या आर्गन या टिश्यू से टच होता है, उससे लेकर जब वो डिजीज़ पैदा करता है तो क्या कहता है, वो डिजीज़ सेलुलर या आर्गन से टच से पहले, टच के दौरान या टच से पहले, और वो जब डिजीज़ पैदा करते हैं तो उसको हम पैथोजेनेसिस कहते हैं। द एबिलिटी ऑफ एन एजेंट दैट कॉज डिजीज डिपेंड अपॉन द स्पीड ऑफ प्रोडक्शन, एक्सटेंट ऑफ टिश्यू डैमेज एंड प्रोडक्शन ऑफ डिजीज़। हाँ, अब ऑर्गेनिज्म या एजेंट की वो एबिलिटी जिससे वो क्या करते हैं, डिजीज़ कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन द स्पीड ऑफ प्रोडक्शन, वो इसकी स्पीड ऑफ प्रोडक्शन की वो अपने आप को उसका डिवीजन कैसा है, वो अपने आप को डिवाइड कैसा है करता है। ठीक है, एक्सटेंट ऑफ टिश्यू डैमेज एंड प्रोडक्शन, उसका वो टिश्यू कितना डैमेज करता है, कितने टाइम में वो टिश्यू डैमेज करता है। एंड प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन्स, और वो टॉक्सिन कितने प्रोड्यूस करता है, टॉक्सिन क्या हार्मफुल सब्सटेंस क्या करते हैं, वो रिलीज़ करते हैं। ठीक है, जैसे क्या होता है वो स्ट्रक्चर फंक्शन में क्या होता है चेंज आता है। हाँ, तो मॉर्फोलॉजी क्या है, मॉर्फोलॉजी रिपेयर द फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्म ऑफ सेल और टिश्यू। मॉर्फोलॉजी में क्या होता है कि मॉर्फोलॉजी हमारे साथ जो नॉर्मल सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है उसमें क्या कहते हैं वो चेंज लेकर आती है। फॉर एग्जांपल उसमें हाइपरट्रॉफी होता है, एट्रोफी होता है, हाइपरट्रोफी होता है, एट्रोफी होता है। मॉर्फोलॉजिक चेंज आर कंसर्न्ड विद बोथ द ग्रॉस एनाटॉमिक एंड माइक्रोस्कोपिक चेंज दैट आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए डिजीज। फॉर एग्जांपल एक माइक्रोस्कोपिक चेंज जिससे हम ग्रास एनाटॉमिक एंड माइक्रोस्कोपिक चेंज, मतलब ये होता है कि इसको हम अपने नेकेड आई से कभी देख सकते हैं, या ग्रास एनाटॉमिक या हम नेकेड आई से देख सकते हैं, या माइक्रोस्कोपिक चेंज आता है जिसको हम क्या कहते हैं लेबॉर्ट्री वगैरह में क्या चेक करते हैं बायोप्सी के थ्रू। चेंज डेट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिजीज, और इससे हम डिजीज़ की क्या करते हैं खुसूसियात चेक करते हैं।
हाँ, अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आर द ऑब्जर्वेबल सिम्टम बाय विच डिजीज में बी डायग्नोज। हाँ, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है? ये अलामात है कि क्या वो डिजीज़ हमारे इस बॉडी में क्या ऐसा प्रोड्यूस करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में कोई हमारी बॉडी से कोई हमारी बॉडी में कोई पैथोजन वगैरह एंटर हो गया है, तो उससे हमें क्या पता चलेगा? उससे फीवर वगैरह होगी, हमारी थ्रोट वगैरह होगी, तो ये क्या है? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। हाँ, इट्स ए हॉट डिसऑर्डर मैनिफेस्ट एक्सेप्ट टू एन ऑब्जर्वर। फॉर एग्जांपल एक फिजिशियन वगैरह को उसके साइन और सिम्टम से कैसे पता चलेगा कि ये कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कोई वायरल इन्फेक्शन है या कोई फंगल इन्फेक्शन है। ठीक है, साइन एंड सिम्टम आर टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन चेंज द accompany of a disease। फॉर एग्जांपल साइन एंड सिम्टम टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन चेंज द accompany of a disease। उसके वो फिजिशियन वगैरह, डॉक्टर वगैरह या कोई मेडिकल ऑफिसर वो इसको इस तरह देखते हैं कि वो उसमें क्या क्या है कि साइन एंड सिम्टम टर्म्स टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन चेंज दैट कंपेयर विद डिजीज। उस डिजीज की वजह से उसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में क्या चेंज आया है, तो वो ठीक है। हाँ, a symptom is a subjective complaint that is noted by the person who with a disorder। हाँ, क्या है? a symptom is a subjective complaint that is noted by the person with a disorder। symptom और साइन में फ़र्क है। साइन उसे कहते हैं जो कोई ऑब्जर्वेबल क्या कहते हैं? ऑब्जर्वेबल फॉर एग्जांपल फिजिशियन वगैरह या डॉक्टर वगैरह क्या करते हैं? वो उसको वो चेक करते हैं। सिम्टम क्या है? सब्जेक्ट कंप्लेंट। सब्जेक्ट कंप्लेंट का मतलब ये है कि वो डॉक्टर के सिवा कोई और नहीं बता सकता उसको। ठीक है, बाय द पर्सन विद डिसऑर्डर। जिसको सिर्फ डिसऑर्डर वो सब्जेक्टिव डेटा वो सिर्फ वो पेशेंट देगा जिसको कोई वो डिसऑर्डर है। ठीक है, वेयर ए साइन इज ए मैनिफेस्टेशन दैट इज नोटेड बाय ऑब्जर्वर। हाँ, साइन वो क्या है? साइन ये का जिसको सिर्फ वो फिजिशियन देख सकते हैं, उसके अलावा वो कोई नहीं देख सकता। ठीक है, पेन, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग एंड डिजनेस आर द सिम्टम ऑफ ए डिजीज। फॉर एग्जांपल एक बंदे को पेन हो रहा है, फॉर एग्जांपल एक बंदे को डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग हो गया है, उसको डिजनेस हो गया है, ये क्या है? ये सिम्टम है डिजीज के। इसको फॉर एग्जांपल हमें कैसे पता चलेगा कि एक पेशेंट को कितना पेन है, कितने मॉडरेट है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है? ये तो हम नहीं बता सकते। ये तो सिर्फ क्या कौन बताएगा? ये तो सिर्फ पेशेंट बता सकता है। उसको डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग है, इसको हमें उसको हमें पता नहीं चलता, वो सिर्फ पेशेंट को पता चलता है क्योंकि ये सब्जेक्टिव डेटा है। एंड डिजनेस आर द सिम्टम ऑफ डिजीज। और पेशेंट को क्या है? डिजनेस है, तो ये डिजीज़ की सिम्टम है। एंड एलिवेटेड टेम्परेचर, ए स्वोलन एक्सट्रीमिटी एंड change in a people size are subject objective sign that can be observed by someone and other than person with the disease। हाँ, फॉर एग्जांपल वो क्या है? वो फॉर एग्जांपल एक फिजिशियन है, वो क्या है? स्वोलन एक्सट्रीमिटीज को देखते हैं कि उसमें क्या है? स्वोलन वगैरह होता है। एंड चेंज इन द पुपल साइज में क्या है? चेंज वगैरह हो गया है। और ऑब्जेक्टिव साइन ये क्या है? ये सिर्फ ये साइन है। अब जो पहले जो हमने पढ़े हैं पेन, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, वो क्या है? जो सब्जेक्टिव डाटा है। और ये क्या है? चेंज इन pupil size objective sign that observed by someone other than person with a disease। वो सिर्फ क्या करते हैं? वो सिर्फ फिजिशियन या कोई पेशेंट के अलावा वो क्या देखते हैं? क्योंकि चेंज इन pupil size या swollen extremities यार दी क्या है? ये हमारे साथ साइन है जिसको हाँ। अब डायग्नोसिस क्या है? डायग्नोसिस इज द डिजिग्नेशन as the nature or the cause of a health problem, e.g. bacterial pneumonia or hemorrhagic stroke। So, क्या है? A diagnosis is the designation or the nature or the cause of the health problems। हाँ, डायग्नोसिस में हम क्या करते हैं? हम तशखीस करते हैं कि ये डिजीज़ जो है ना वो क्या है, वो किस की एटियोलॉजी क्या है। ठीक है, और फॉर एग्जांपल हमारे साथ बैक्टीरियल नमूनिया है, तो वो क्या है? माइकोबैक्टीरियम काज कर सकता, वो सिर्फ माइकोबैक्टीरियम काज कर सकता है। और हेमोरेजिक स्ट्रोक क्या है? हेमोरेजिक स्ट्रोक उसको कहते हैं कि जब हमारे हमारे ब्रेन को जो है ना वो आर्टरी सप्लाई होती है, जिससे वो ब्लड जाता है। ठीक है, उसकी ब्लीडिंग की वजह से जब ब्रेन में क्या होता है? हेमाटोमा हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? हेमोरेजिक स्ट्रोक कहते हैं। हाँ, the diagnostic process usually require a careful history and physical examinations। ठीक है, डायग्नोसिस प्रोसेस के लिए हमें क्या क्या चाहिए? केयरफुल हिस्ट्री चाहिए, उसकी क्या है? उसकी फैमिली हिस्ट्री वगैरह चाहिए कि उसमें क्या है? पहले से ये क्या है? पहले से ये किसी फैमिली हिस्ट्री में तो मौजूद नहीं है, या हम उसकी हिस्ट्री देखते हैं कि इसमें पहले से तो ये मौजूद नहीं है। एंड फिजिकल एग्जामिनेशन मतलब हम उसकी साइन वगैरह देखते हैं। ठीक है,
The history is used to a person account for his or her symptom and their progression and the picture that contribute to a diagnosis. उसके हम साइन और सिम्टम लेते हैं, उसकी हिस्ट्री लेते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके लिए एक खास तौर पर डायग्नोसिस करते हैं. The physical examination is done to observe for sign of altered body structure and function. Physical examination में हम क्या observe for sign and altered body structure and function. उसके साइन में हम क्या करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन में हम साइन वगैरह देखते हैं और उसकी बॉडी में स्ट्रक्चर और फंक्शन में जो चेंज आए हैं वो हम उसमें डायग्नोसिस में देखते हैं. लेबॉर्ट्री टेस्ट वगैरह करते हैं. इसमें लेबॉर्ट्री टेस्ट फॉर एग्जांपल उसका ब्लड लेते हैं, उसका मतलब सेमन टेस्ट करते हैं, स्पर्म टेस्ट करते हैं या कोई पीसेस वगैरह से टेस्ट करते हैं. रेडियोलॉजिक स्टडीज़ मतलब क्या करते हैं, उसको हम एक्सरेज वगैरह करते हैं, कंप्यूटर टोमोग्राफी, सिटी स्कैन करते हैं. अदर टेस्ट आफ्टर आर यूज टू कन्फर्म ए डायग्नोसिस. और हम डायग्नोसिस को कन्फर्म करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा और टेस्ट करते हैं कि उसकी बीमारी की जो एटियोलॉजी है ना, उसकी जो साइन और सिम्टम है उसका सही तरह से मालूम हो जाए. ठीक है. क्लिनिकल कोर्स का है. द क्लिनिकल कोर्स डिस्क्राइब इज द एवोल्यूशन ऑफ ए डिजीज. ए डिजीज कैन हैव एक्यूट, सबएक्यूट और क्रॉनिक. ठीक है. हाँ, क्लिनिकल कोर्स का मतलब ये है द एवोल्यूशन ऑफ ए डिजीज़ कि वो क्या होता है, कि वो कब नॉर्मल होता है, कब ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्मल होता है, कभी नॉर्मल होता है, कभी इन दोनों के दरमियान होता है. तो ए डिजीज़ कैन हैव एक्यूट, सब एक्यूट और क्रॉनिक कोर्स. ठीक है. एन एक्यूट डिसऑर्डर इज़ वन दैट रिलेटिवली सीवियर बट सेल्फ लिमिटिंग का. हाँ, एक्यूट का मतलब ये है कि ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा सीवियर होगी, लेकिन वो क्या होगी, वो कोई टाइम के लिए होगी. फॉर एग्जांपल कोई फिजिकल इंजरीज की वजह से कोई हमें क्या होता है, ट्रामा वगैरह हो जाती है, तो वो क्या है, एक्यूट होता है, लेकिन कुछ टाइम के लिए होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा क्या होता है, सीवियर होता है. ठीक है. तो चलो, क्रॉनिक डिजीज इम्प्लाइज कंटिन्यूस लॉन्गर टर्म प्रोसेस. और क्रॉनिक वो होता है जिसमें क्या कहते हैं, कंटिन्यूस होता है लॉन्ग टर्म प्रोसेस के लिए, लेकिन वो क्या है, वो इतना सीवियर नहीं होता है, लेकिन क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म प्रोसेस के लिए होता है. लॉन्ग टर्म प्रोसेस मतलब क्या कहते हैं कि वो क्या होता है, कभी ना कभी वो रिवर्सिबल नहीं होता है. ठीक है. इरिवर्सिबल हो जाता है, क्योंकि उसमें क्रॉनिक डिजीज़ में हमारे साथ क्या होता है, डायबिटीज़ वगैरह आते हैं. तो ठीक है, ये हमारे साथ इतने सीवियर नहीं होते, लेकिन ये क्या होता है, ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस के लिए होती हैं. तो चलो, वो बाद वेट फॉर द पार्ट 2. ठीक है. अल्लाह हाफिज़.